बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के आज जो अंतिम वीडियो जो बुधवार को हमारी समिति के निर्णय के अनुसार जो आज अंतिम वीडियो आपके सामने प्रेषित कर और अंतिम वीडियो में अंतिम प्रश्नोत्तरी अध्याय 6 तक, जिसके अंदर आज 3 अध्याय अभिप्रेरणा, नेतृत्व और विपणन की प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर मैं उभरा हूं। इस प्रश्नोत्तरी को आपको कॉपी में करना है, जैसे कि आपने गत 2 वीडियो की प्रश्नोत्तरी को जहां तक मैं समझता हूं कॉपी में कर दिया है। बुधवार के बाद अब वीडियो आपकी कक्षा 12वीं के बंद हो जाएंगे और कक्षा 11वीं के तो जो है वो कमेटी निर्णय ले लेगी, निरंतर चलेंगे। जो हमेशा चल रहे थे गुरु शुक्र शनि को, वो 11वीं के वीडियो चलते रहेंगे। अब बुधवार को जब कक्षा 12वीं के वीडियो समाप्त होते हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 तारीख के बाद 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अभिभावकों के परमिशन से स्कूल आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, इसके बारे में जो भी सूचना होगी हम आप तक YouTube के माध्यम से या फिर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप तक उस सूचना को पहुंचा देंगे। आपको 21 तारीख के बाद अभिभावकों की परमिशन से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल आना है या नहीं आना है, और बुधवार के बाद जब स्कूल अगर 21 तारीख के बाद आ रहे हो या फिर नहीं आ पा रहे हो तो उसके बाद वापस से वीडियो प्रारंभ होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में जो भी सूचना है आपको जल्दी अवगत करवा दिया जाएगा। मगर जहां तक अभी तक ये सूचना है कि बुधवार के बाद अब आपकी वीडियो बंद है, और भी अगर वीडियो आने के लिए प्रेषित होंगे तो हम आपको अवगत करवा देंगे YouTube के माध्यम से। आप YouTube से बने रहें, YouTube पर जो भी सूचना है वो आप तक पहुंचाई जाएगी, और अप्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी जो भी सूचना है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। मगर बुधवार को अब आज का जो दिन है ये अंतिम वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए। फिर 21 तारीख के बाद किस प्रकार आपको स्कूल आना है या नहीं आना है, या सरकार की गाइडलाइन को किस प्रकार फॉलो करते हैं, अभिभावकों की परमिशन लेकर आप अपनी समस्या का निवारण लेकर स्कूल आते हो नहीं आते हो, इसकी जो भी सूचना है अभी तक जो भी समिति निर्णय लेकर आपको बता देगी और आप उसके अनुसार आ सकते हैं या नहीं आ सकते, जो भी होगा वो आगे सूचना आपको प्रेषित की जाएगी। जो आज जो है हमारा हम जो व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं के लिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः अवगत करवा देता हूं। विद्यार्थियों, आप कृपा करके पुराने वीडियो उचित समय तक देख लें और अपनी कॉपी में इन प्रश्नोत्तरी के हल को कर लें। ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उन वीडियो को देखकर आप एक एक समस्या को आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब तक जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखे हैं उनसे पुनः निवेदन है कि उन वीडियो को देखें और एक एक चीज को समझे। आराम से सरल तरीके से हर चीज को समझाया गया है विद्यार्थियों, ताकि आपकी बोर्ड के अंदर आप पे ज्यादा लोड नहीं पड़े। क्योंकि ये इतना समय जो गुजर गया, अब सितंबर माह चल रहा है और आप अगर ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो तमाम प्रकार की जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे। इसलिए ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना रखें और सब वीडियो को लगातार देखें, एक एक वीडियो को समझें और इन प्रश्नों को हल करें, ताकि सब वीडियो की जो भी मैटर है आपके सामने अपनी कॉपी में वो हो जाए और हम आपकी कॉपी चेक करेंगे तो हमें भी लगे कि हमने जो प्रयास किया वहां तक आपने पूरी वीडियो देखे हैं। जो अब अध्याय जो अभिप्रेरणा 3 अध्यायों के रह गए थे, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और विपणन। विपणन अध्याय आधा ही हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, उसको हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब कुछ प्रश्न है जो 14 प्रश्न है मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और बोर्ड के अंदर किस प्रकार की परिभाषा से प्रश्न आते हैं और आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस अभिप्रेरणा को हम अलग अलग रूप में, अलग अलग परिभाषित रूप में विभिन्न प्रकार के प्रमेयशास्त्रियों के माध्यम से भी समझा था, और मैंने आपको ट्रिक और टेक्स्ट अभिप्रेरणा की प्रमेयशास्त्रियों को भी याद करवाया था। मगर जब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है, मतलब कि सरल अर्थ के अंदर सामान्य अर्थ में हम अभिप्रेरणा को क्या करते हैं। वास्तव में अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा शक्ति होती है, किसी के अंदर किसी मनोबल को जागृत करती है, किसी कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है, ये एक अभिप्रेरणा होती है। मगर सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, इसे आपको समझाना है विद्यार्थियों। गौर करें, सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, आप बताइए। प्रश्न दूसरा ये कहता है कि अभिप्रेरणा की विशेषता बताइए, और वो कोई 6 प्रश्न कैसे, कोई 6 अभिप्रेरणा की विशेषता बतानी है। आपको अभिप्रेरणा की तमाम प्रकार की वो विशेषताएं
याद होनी चाहिए कि अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न है, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा मानवीय प्रवृत्ति की एक प्रकृति है, अभिप्रेरणा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंतरिक इच्छा को जागृत करती है। ये तमाम प्रकार की जो विशेषता है वो आपको 6 विशेषताएं अभिप्रेरणा की बतानी है, जो कोई 6 विशेषताएं आपको अभिप्रेरणा ये बताकर समझाना है। और मैंने आपको कहीं न कहीं कहा था कि विद्यार्थियों जो परिभाषा होती है उसी से ही विशेषताएं निकलकर सामने आती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप परिभाषा से भी अभिप्रेरणा की विशेषताएं लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो वो एक परिभाषा से किसी भी टॉपिक की आप विशेषताएं आराम से लिख सकते हैं जब उसकी आप परिभाषा समझते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा किस महत्व में इसकी इंपोर्टेंस क्या है। देखो विशेषताओं और महत्व में कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विशेषताएं यानी कि उसकी अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, महत्व यानी कि वो किस लिए कहाँ उपयोगी है। तो गौर करें, अभिप्रेरणा का महत्व को समझाइए। आपको अभिप्रेरणा के महत्व के बिंदुओं को याद करना, मैंने आपको एक एक बिंदु याद करवाया था, उन बिंदुओं के माध्यम से आप उसके महत्व को समझाओगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। गौर करिए। चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा की वित्तीय और अवित्तीय तकनीक से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थी, वित्तीय तकनीक जो धन के उपार्जन के लिए होती है, अवित्तीय तकनीक जिसके अंदर कोई धन नहीं होता है, इसके अंदर पद सम्मान, किस प्रकार से आपका प्रमोशन हो, आप एक पद से ऊपर की पद के ऊपर जाए, तमाम प्रकार की चीजें अवित्तीय तकनीक के अंदर। और वित्तीय तकनीक अपने आप में धन से संबंधित है। जो वित्तीय तकनीक किस प्रकार ऐसे जो कार्य किए जाते हैं वो तमाम प्रकार की जो है वो वित्तीय तकनीक के अंदर सम्मिलित है। मैंने इन बिंदुओं को एक एक बिंदुओं को ट्रिक और टैग से समझाया था। और अवित्तीय तकनीक कौन कौन सी है, उससे आपका क्या तात्पर्य, आप उससे क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या सहित आपको बताना है। अवित्तीय तकनीक के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है और वित्तीय तकनीकों में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। इसमें प्रश्न ब भी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। विद्यार्थी गौर करें, अभिप्रेरणा के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारधारक हुए जिन्होंने जो प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग विचारधाराएं दी और उन विचारधाराओं को किन किन्होंने क्या क्या दी वो भी मैंने आपको समझाया था। उन विचारधाराओं के प्रबंधकों के आपको नाम लिखने हैं और उन विचारधाराओं को व्याख्या सहित करना है अपनी कॉपी में। एक विचारधारा तो आपसे पूछी ही जाएगी, मेरा वादा है आपसे एक विचारधारा आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो पांचवा प्रश्न है, द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। एक्स एंड वाई विचारधारा तथा जेड विचारधारा के जनक कौन है, इनके जनक कौन है, यानी इनको किसने प्रतिपादित किया, इनका नाम किसने दिया। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, एक्स एंड वाई विचारधारा। ये एक्स और ये वाई आप समझ गए हो कि जब एक्स करते हैं तो तमाम प्रकार के वो कर्मचारी जो निठल्ल होते हैं जिनकी बुराइयां डालनी है और वाई के अंदर उनकी अच्छाइयां डालनी है। तथा वाई विचारधारा जो एक परमाणु शास्त्री हुए थे जिन्होंने जापान और अमेरिका के बीच में टकराव कराया था कि जापान का कैसा, जैसे हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन बीट द जापानीज चैलेंज। जापान का बिजनेस अच्छा था, अमेरिका बिजनेस कम था, मगर अमेरिकन कैसे जापान के चैलेंज को बीट करते हैं वो उन्होंने एक पुस्तक के अंदर भी बताया था। तो जेड विचारधारा के जनक कौन है, अतः इन्हें विचारधाराओं की व्याख्या भी कीजिए। अतः इन विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए, इन विचारधाराओं की व्याख्या करनी है। और इन विचारधाराओं की जब आप द्विघटक विचारधारा की व्याख्या करते हैं, आरोग्य घटक, स्वास्थ्य आरोग्य घटक, मैंने ट्रिक और टैग से समझाया, आप आराम से लिख सकते हैं। एक अलग वीडियो बनाकर इन विचारधाराओं को मैंने समझाया था। द्विघटक विचारधारा का अलग, एक्स एंड वाई विचारधारा का अलग वीडियो बनाया, जेड विचारधारा का अलग वीडियो बनाया, अलग अलग वीडियो बना के समझाया था। और एक्स और वाई विचारधारा को मैंने ट्रिक, एक्स यानी कि रॉन्ग, यानी तमाम प्रकार के वो प्रबंध कर्मचारी जिसमें निठल्ला भावना होती है, वो कार्य के प्रति कार्य नहीं करना चाहते हैं, उन्हें दबाव डालकर उन्हें कार्य करवाया जाता है, वो तमाम प्रकार के एक्स के अंदर आते हैं। क्रॉस में हमेशा गंदगी होती है और वाई विचारधारा हमेशा इसमें शुद्धता होती है, अच्छे विचार हो, जो कार्य के प्रति लगाव रखते हो, वो वाई विचारधारा के अंदर आए थे। अगर आपको ट्रिक्स याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। जेड विचारधारा के अंदर बताया था कि एक जेड विचारधारा के प्रबंध शास्त्री जो जनक हुए उन्होंने किस प्रकार से बताया कि जेड विचारधारा अच्छी है और जेड विचारधारा के अंदर क्या क्या किया जाता है और ये किस प्रकार निपुण होती है। प्रश्न छठा, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन बीट द जापानीज चैलेंज। ये प्रश्न सिर्फ मैंने किस नामक पुस्तक ये कब प्रकाशित की गई, चैलेंज नामक पुस्तक ये कब प्रकाशित की गई। विद्यार्थी, ये मेरे को याद करवाने का मतलब है कि आप जेड विचारधारा के अंदर ये कोटेशन लिख सकते हैं और आपका उसका सन भी याद हो जाएगा, साथ साथ बुक का नाम भी याद हो जाएगा। इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। कि अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन बिजनेस करने वाले, वो मीट यानी कि उनके कैसे उनका टकराव करते हैं, जापानीज के चैलेंज को कैसे मीट करते हैं, कैसे उसे चैलेंज को लेते हैं कि हम इस चैलेंज से उभर कर सामने आएंगे। अमेरिकन कैसे बिजनेस करते हैं जापानीज के चैलेंज को लेकर,
और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई उसका सन आपको लिखना है। इस प्रकार ये जो अभिप्रेरणा के अर्थ की अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, अभिप्रेरणा की विशेषता को बताइए, वो भी कोई 6 विशेषता बतानी है। अभिप्रेरणा के महत्व को आपको समझाना है। अभिप्रेरणा में वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है उसके बारे में आपको बात करनी है। अभिप्रेरणा के अंदर 3 प्रकार की जो विचारधाराएं रही, द्विघटक विचारधारा, एक्स एंड वाई विचारधारा और जेड विचारधारा, इसके जनक कौन है। अगर इसके अलग अलग रूप से आप जनक याद करते हो तो आप लिख सकते हैं आराम से, ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे। और इन विचारधारा को आपको व्याख्या सहित भी समझाना है। 6ठा प्रश्न, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई और ये कब प्रकाशित हुई थी। ये जेड विचारधारा के अंदर ही जो जनक थे उन्होंने ही प्रकाशित की थी और ये कब प्रकाशित हुई उसके बारे में आपको बताना है। अब हमारा अगला सवाल बनता है नेतृत्व का। 7वां प्रश्न नेतृत्व का बनता है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व को समझाइए। विद्यार्थियों, मैंने आपको जॉर्ज आर टेरी क्या तोरे मारते हैं और किस प्रकार वो नेतृत्व करते हैं इसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चेस्टर आई बर्नार्ड और इस प्रकार से कई प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग नेतृत्व की परिभाषा दी। और नेतृत्व से मतलब कि किसी के गुण में इस प्रकार परिवर्तित करना और उसको भावनाओं के अंदर उसके व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन लाना ताकि वो आपके अनुसार कार्य करे। एक ये कला होती है, आप उसके अंदर किस प्रकार की भावना को निहित करें ताकि वो आपके अनुसार चले। एक सफल नेता, आपने देखा, मैंने उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे, कई प्रकार के ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं। एक बच्चा कहता है हम कबड्डी खेलेंगे, एक बच्चा बोलता है हम खो खो खेलेंगे, एक बच्चा बोलता है हम छुपन छुपाई खेलेंगे। मगर एक सफल बच्चा ऐसा होता है कि उन सबको अपना गेम खेलना बोलते, क्रिकेट खेलेंगे, वो उसके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम किसी की भावना को, किसी के गुणों को परिवर्तन करके अपने अनुसार कार्य करवाते हैं। हमारे अंदर एक कला होती है। उस पर अलग अलग प्रकार के प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने नेतृत्व की अलग अलग परिभाषा समझाई। उसके अंदर आपको जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व को समझाना है। फिर नेतृत्व को समझाने के बाद एक नेता होता है, एक सफल नेता होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। विभिन्न प्रकार के गुणों के अंदर मैंने आपको बताया था उसके अंदर बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, चातुर्यता होनी चाहिए, कौशलता होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दूरदृष्टिता होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और इसके अंदर उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उल्लास की भावना होनी चाहिए, किसी कार्य करने के प्रति लगाव होना चाहिए, उसके अंदर स्नायु शक्ति उसकी तेज होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार के जो नेता के गुण थे वो अलग अलग थे, मगर उसमें भी कुछ प्रबंध शास्त्री आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के नेता के गुण बताए। ऐसा प्रश्न अगर उठता है तो आपको किस प्रकार नेता के गुणों को अलग करना है वो भी मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 प्रबंध शास्त्रियों का नाम पूछा, एक हेनरी फ्योल और एक स्टॉकडिल के अनुसार नेता के गुण आपको बताने हैं। ऐसा प्रश्न 4 नंबर का आ सकता है कि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं नेता के संदर्भ में, कि नेता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, और स्टॉकडिल करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने क्या कहा कि नेता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। हेनरी फ्योल से अगर मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, पूरी तो मैं नहीं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या बताए, मगर हेनरी फ्योल क्या हो गए, फेल हो गए। अब फेल जब होते हैं तो क्या होता है, किसकी जरूरत रहती है, ज्ञान की जरूरत रहती है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये प्रकार की नेता के गुण है और मैंने फेल से ट्रिक पढ़ाकर आपको बताया। देखो अब जो ही आपके सामने हेनरी फ्योल है, आपके दिमाग में फेल, और फेल से उभरने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्नायु शक्ति अच्छी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तो इस तमाम प्रकार की योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये सब हेनरी फ्योल के गुण थे। अब स्टॉकडिल से मैंने क्या करती था, डॉग जब समाज के अंदर कार्य करता है, पुलिस के साथ कार्य करता है, उसके अंदर हौसला होता है, उमंग होती है, इच्छा शक्ति होती है। ऐसे 3-4 जो मैंने और भी हैं उदाहरण मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस प्रकार ये ट्रिक काम आती है, एकदम दिमाग के अंदर क्लिक कर जाती है ये ट्रिक, इसलिए हम ऐसे याद करते हैं। तो ये स्टॉकडिल के अनुसार नेता के गुणों को आपको समझाना है। इस प्रकार हमने 8 प्रश्नों को देखा यहाँ, और आगे भी प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नमा क्या कहता है देखेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न नमा ये कहता है कि नेता की विशेषता, विभिन्न प्रकार की नेता की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में भी करना है। और उस विशेषताओं के अंदर विद्यार्थियों देखें, नेता की विशेषताओं में सभी प्रबंधक नेता नहीं होते से आपका क्या तात्पर्य है कि एक नेता की विभिन्न प्रकार की अलग अलग विशेषताएं, नेता के गुण अलग हैं, विशेषताएं अलग हैं। गौर करें विद्यार्थी, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। कहीं न कहीं ऐसा जब प्रश्न आता है कि नेता की विशेषताएं लिखे और आप नेता के गुणों को अंदर डाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। नेता की विशेषता अलग है, नेता की गुण अलग है। अब नेता की विशेषताओं के अंदर अगर हम देखें तो सभी प्रबंधक नेता नहीं होते से आपका क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो भी सभी प्रबंधक हैं वो नेता नहीं होते, क्योंकि नेता जो किसी से कार्य करवाता है वो किसी पर
दबाव डालकर नहीं करवाता है, मगर प्रबंधक अपने नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करवाता है। नेता किसी से भी कार्य करवाता है, स्व इच्छा से कार्य करवाता है। उनकी कला ऐसी होती है, उनकी भावना को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, उनकी इच्छाओं को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वो स्व इच्छा से कार्य करते हैं। मगर प्रबंधक किसी से भी कार्य करवाता है तो कहीं सिद्धांतों को अपनाएगा, कहीं नियमों को अपनाएगा, और वो अपने नियमों, सिद्धांतों और आदेशों की पालना करवाकर अपने कर्मचारियों से कार्य करवाता है, तो सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। इसको आप क्या अभिप्राय है, इसको आपको समझाना है। प्रश्न 10वां, एक सफल नेता के 6 गुणों की व्याख्या करें। नेता के अलग अलग विभिन्न प्रकार के गुण हैं। स्टॉकडेल के अनुसार है, हेनरी फेयर के अनुसार है, ऑर्डवे के अनुसार है, कुंटल ऑर्डरल के अनुसार विभिन्न प्रकार के अलग अलग नेता के गुण हैं, मगर आपको उनमें से प्रमुख रूप से 6 जो नेता के गुण हैं उनको लिखकर उनकी व्याख्या कर आपको समझाना है कि कौन कौन से वो नेता के अंदर गुण है। उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, दूरदर्शिता की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार आप 6 बिंदु लिखकर इसको व्याख्या सहित समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 11वां, विपणन से आपका क्या तात्पर्य स्पष्ट करें। आप कह सकते हैं कि विपणन एक व्यापक शब्द है। उत्पादक से लेकर उत्पादक के अपने स्थान की पूर्व की जो क्रिया, वो माल को उत्पादित करना, वहां से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में, उपभोक्ता के स्थान तक पहुंचाने में जो समस्त क्रियाएं की जाती है, उसके अंदर विज्ञापन भी शामिल होता है, उसके अंदर विक्रय संवर्धन भी शामिल होता है, वो तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, वो सब विपणन में निहित होती है। और विपणन ही एक प्रबंध का भाग है, इन सब का राजा प्रबंध होता है। तो विपणन से आपका क्या तात्पर्य है, आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न 12वां, विपणन प्रबंध के कार्यों के 10 नाम लिखिए। विपणन प्रबंध के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो उत्पादित वस्तुओं को रूप देना, बाजार का वर्गीकरण करना, बाजार का विश्लेषण करना, श्रेणीकरण करना, प्रमापीकरण करना, विक्रय मतलब ग्राहकों की समर्थन सेवा को बढ़ाना, विक्रय करना, परिवहन की व्यवस्था, ये तमाम प्रकार की जो चीजें सब किसके अंदर आती है, विपणन के अंदर आती है। एक जब उत्पादक माल को उत्पादित कर उपभोक्ता तक पहुंचाता है, पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया की जाती है, किसी माल को ब्रांडिंग करना, उसको परिवहन के माध्यम से पहुंचाना, विक्रय करना, उसको पैकिंग करना, लेबल लगाना, बाजार का विश्लेषण करना, बाजार का वर्गीकरण करना, ये कुछ बिंदु मैंने आपको सिखाए थे। फिर हमने विपणन को रोक लिया था और बिंदु तक ही मैंने आपको सवाल दिए, आप अपने आराम से कर सकते हैं। एक चीज समझाइए, विपणन प्रबंध के कार्यों के आपको पहले तो 10 नाम लिखने हैं। 12, 13, 14 नाम है, उनमें से आपको 10 नाम आपको याद होने चाहिए। एक मैंने ट्रिक से आपको समझाया था, उन 10 नाम को आपको लिखना है। प्रश्न 13वां ये कहता है कि बाजार वर्गीकरण, बाजार का वर्गीकरण तथा ग्राहक समर्थन सेवा से आपका क्या तात्पर्य। बाजार का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य। बाजार वर्गीकरण से मैंने आपको समझा था कि एक विपणनकर्ता बाजार के अंदर जाएगा, वो देखेगा कि हर ग्राहक की किस प्रकार की वो उसको संतुष्ट कर पाए और हर ग्राहक की क्या समस्या रहती है, और ग्राहक की रुचि किस अनुसार वो बाजार का वर्गीकरण उस प्रकार कर ग्राहकों को उस प्रकार आकर्षित करेगा। ग्राहक की समर्थन सेवा, यानी ग्राहक कोई चीज खरीदता है, खरीदने के पश्चात उसे किस प्रकार से समर्थन किया जाए, उसे किस प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाए, वो सब समर्थन सेवाओं के बारे में भी आपको विस्तारित रूप से समझाना है। एक प्रश्न ये अंदर से मैंने बनाया ताकि आपको हर एक अंदर से भी आप विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों के नाम याद करें, और वो प्रबंध शास्त्री अंदर व्याख्या करते हैं उसके अंदर भी वो क्या कहते हैं। इसलिए प्रश्न जानबूझ के मैंने डाला ताकि आप हर एक चीज को पढ़े, और मैंने इसको बताया भी था विद्यार्थियों, मैंने जब व्याख्या की थी उसको बताया भी था। प्रश्न 14, रोस एंड हेनरी का नेतृत्व के संदर्भ में क्या मत है। रोस एंड हेनरी करके प्रबंध शास्त्री में जिन्होंने नेतृत्व के संदर्भ में क्या मत दिए, ये प्रबंध विपणन नेतृत्व की जो विभिन्न प्रकार की जो विशेषता है उसके अंदर से ही एक प्रश्न उठता है कि रॉस एंड हेनरी के अंदर उन्होंने एक नेतृत्व के बारे में कुछ बोला था, उसको आपको समझाना है। जैसे कि नेता की विशेषता है ना, उसके अंदर ही नेता की विशेषताओं में एक बिंदु है, उसके अंदर रॉस एंड हेनरी नेतृत्व के संदर्भ में कुछ मत दे रहे हैं, उस मत से आपका क्या अभिप्राय है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने कुल 14 प्रश्नों को करने की कोशिश की, और आपको मैं वापस पुनरावृत्त करवा देता हूं कि आज जो ये आपका अंतिम वीडियो है, आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, किस प्रकार आपको स्कूल आना है या नहीं आना है, आपकी वीडियो वापस चालू होंगे या नहीं होंगे, जो भी होगा वो हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से स्कूल समिति आपको अवगत करवा देगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसे कॉपी में करने की पूरी कोशिश करना, पूरी नहीं कॉपी में करना ही है आपको। जब तक आप ये कॉपी में नहीं करोगे, इन प्रश्नोत्तरी को हल नहीं करोगे, तब आप लिखना नहीं सीख पाओगे, आपको याद दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ बात भूल जाते हैं, और एक बार पढ़कर जब हाथ में किया हुआ, ये शिक्षण विधि के रूल्स होते हैं, पढ़कर जब अपन हाथ में कर लेते हैं तो और भी दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। तो आपको ये सब कॉपी में करने हैं। इस प्रकार 6 अध्यायों की प्रश्नोत्तरी मैंने आपको हल कराई। तमाम प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैंने बोर्ड पर लिखकर आपको समझाया भी, और ताकि आप कर भी सके। और भी कुछ और प्रश्न बनेंगे, और तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, वो आपको मैं अलग से दूंगा, और मुख्य रूप से जो उनको से जो प्रश्न बने और अंदर से भी जो कुछ प्रश्न बने उनको मैंने आपके सामने रखा। अब आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।